हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 7 और 8 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है रेगुलरली इस लेक्चर को फॉलो करना। जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर यहां पर मैं प्रोवाइड कराता हूं और लेक्चर के दौरान जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बाकायदा प्रूफ भी देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स यहां पर आपके कवर कराए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले, यानी कि अगर आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर यूपीपीसीएस का प्रूफ भी देख सकते हैं, राइट। क्योंकि ये प्रूफ मैं इसलिए देता हूं जिससे कि आप कहीं भटके नहीं और रेगुलरली इस क्लास को अटेंड करें जो आपको रेगुलरली प्रोवाइड की जाती है करंट अफेयर्स की ये क्लास, राइट। और सभी सोर्सेज से रिलेटेड अपन न्यूज को कवर करते हैं यहां पर। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। फुल फ्लैश करंट अफेयर्स की तैयारी यहां पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और खबरी पॉडकास्ट को गाइस आप इंस्टॉल कीजिए। खबरी एक बेसिकली एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल कीजिए। इस पे झा सर एकेडमी करके अपना एक चैनल है, इसको फॉलो कीजिए। यहां पर रेगुलरली आपको ऑडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं करंट अफेयर्स के, और एड फ्री ऑडियो लेक्चर होते हैं। तो बीच में एड्स वगैरह आपको नहीं दिखाई देते, जैसे कि यूट्यूब पर आपको एड्स दिखते हैं ना, वैसे खबरी पॉडकास्ट पर अगर आप सुनेंगे ऑडियो लेक्चर को तो आपको एड्स वगैरह का डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। तो आप ऑडियो लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर ऑडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की है, जिसमें आपको डेली जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं उनकी आपको पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की फीस में, राइट। यानी कि पूरे महीने का 100 रुपीज मात्र। ऑफर भी चल रहा है, ऑफर भी आप ले सकते हैं। और पीडीएफ पेड पैकेज से रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो 9713282838 ये नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ पेड पैकेज से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पूछनी है तो इस नंबर पर आप एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो मैसेज रिप्लाई बैक कर दिया जाएगा। और फेसबुक पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कमलाक्ष झा के नाम से फेसबुक पर हूं मैं, ये मेरा नाम है कमलाक्ष झा। और चलो बात कर लेते हैं कि आज कौन से टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं। तो पेपर 2 से शुरू करेंगे। पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं आया है। पेपर 2 में सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में। अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, ये सब क्या होती है इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा एक और टॉपिक पेपर 2 से है, यह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर लेक्चर देखते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट खबरी पर पॉडकास्ट पर भी अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो आप 22 और 23 नवंबर 2020 के लेक्चर पर चले जाइएगा यूट्यूब के। इस लेक्चर के 42 मिनट 42 मिनट्स 12 सेकंड पे मैंने आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये टॉपिक देख लेना, रिपीटेड टॉपिक है ये, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे परिवार पहचान पत्र स्कीम के बारे में। फिर पेपर 3 के न्यूज में अपन बात करेंगे गवर्नमेंट जो है ये फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक लेकर आने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, तो इसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है 21 जनवरी 2021 के लेक्चर पर यूट्यूब के, वहां पर आप जाकर इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। इस यानी कि 21 जनवरी के लेक्चर में 29 मिनट 38 सेकंड पे ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कवर करवाया हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, तो इसको जरूर देख लेना, ये टॉपिक रिपीट हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे अपन पेपर 3 के अंदर स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रिपीटेड टॉपिक है, ये जो न्यूज में देखने को मिला, इसको मैंने आपको कवर कराया हुआ है 15 जनवरी 2021 को 41 मिनट 23 सेकंड के लेक्चर पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे डेनमार्क की आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे कि 300 पेड़ जो गिरे हैं अभी रिसेंटली, हम लोग को देखने को मिला कि एक रेलवेज का प्रोजेक्ट है, रेलवेज ओवरब्रिज का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू 300 पेड़ गिराने की बात हो रही थी। तो उसी पीछे एक एक्सपर्ट कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है, उसने मेंशन किया कि पेड़ को गिराने पर जो खर्चा आएगा वो 2.2 बिलियन यानी कि करीब 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा ये देखने को मिलेगा,
राइट। तो वो क्या चीज है, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ी देर में आपको लेक्चर के दौरान मिल जाएगा। उसके अलावा बात करेंगे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में, ई नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे बजट के अंदर ईपीएफ के ऊपर, ईपीएफ के इंटरेस्ट के ऊपर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर कपिला के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं जो एक एक करके अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में डिटेल में पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। बट बिफोर दैट ये टॉपिक आईसीसी का न्यूज में क्यों है इसको समझते हैं। तो युगांडा के अंदर एक रिबल कमांडर, एक विद्रोह कमांडर है, तो इसके ऊपर आरोप लगाया है आईसीसी ने, इसको दोषी ठहराया है आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। इसके ऊपर 61 चार्जेस लगाए गए हैं, मर्डर के, रेप के, फोर्सफुली इसने प्रेगनेंसी करी है, फोर्स प्रेगनेंसी में ये इन्वॉल्व था, फोर्स मैरिज में ये इन्वॉल्व था, और सन 2000 से पहले इसने काफी दहशत फैलाई है युगांडा के अंदर, काफी टेरर फैलाया है इसने, और काफी सारे इसके ऊपर चार्जेस हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, वॉर क्राइम के इसके ऊपर चार्जेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। इस व्यक्ति का नाम है डोमिनिक ओंगवेन। ये युगांडा के अंदर मौजूद एक हम लोग को रिबल ग्रुप देखने को मिलता है, एक विद्रोह ग्रुप देखने को मिलता है, विद्रोह समूह जिसका नाम है लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी, उसका ये कमांडर है। तो देखो क्वेश्चन अगर बाय चांस आ जाए कि लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी जो है या फिर लॉर्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट कहां पर है, तो आपको अफ्रीका पता होना चाहिए, और अफ्रीका के अंदर युगांडा, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये ग्रुप हम लोग को लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी का देखने को मिलता है। इसका जो कमांडर है डोमिनिक ओंगवेन, इसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है वो इसको सजा सुनाई है, कार्रवाई करी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, राइट। और थोड़ी सी बात और करूं लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी की, तो इसके फाउंडर जोसेफ कॉनी, इसका फाउंडेशन हुआ था 1987 में, और इसका हेडक्वार्टर माना जाता है कि साउथ सुडान में है या फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है। तो देखिए सुडान की यहां पर बात थी कि सुडान के अंदर ये अभी मतलब ऑपरेट कर रहा है ये इसका कमांडर इस ग्रुप का, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का। तो मैप में आपको युगांडा की थोड़ी सी लोकेशन पता होनी चाहिए कि युगांडा कहां पर है। युगांडा कंट्री आपको अफ्रीका में देखने को मिलती है। तो आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपकी स्टडी टेबल के जस्ट सामने वर्ल्ड मैप होना चाहिए, एक बड़ा सा, और एक बड़ा सा इंडिया का मैप होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज या कल में जाकर चिपका लो। जिन स्टूडेंट्स के पास है आप जाइए अपने वर्ल्ड मैप के पास, अफ्रीका में आप देखिए युगांडा कंट्री कहां पर है, और युगांडा कंट्री के ऊपर आप फिंगर अपनी रखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए युगांडा कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो युगांडा के अंदर ये डोमिनिक ये ओंगवेन हम लोग को ये कमांडर देखने को मिलता है लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का। तो इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करी है आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। और आपको और इसके बारे में डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं कि डिफेंस ने क्या डिफेंस दिया इसके ऊपर, क्योंकि इसके मतलब जो डिफेंस में इसके जो वकील था, यानी कि जो इसके फेवर में बात कर रहा था, तो उसका कहना यह था कि ये खुद डोमिनिक ओंगवेन जो है वो खुद शिकार है, बचपन में ही इसको टेररिज्म में इन्वॉल्व कर दिया था, इसका ब्रेन वॉश कर दिया था, और इसलिए काफी मेंटल स्ट्रेस में, और इसी मेंटल स्ट्रेस के कारण इसने क्राइम किया। ऐसा होता है ना कि जो मेंटल पर्सन होते हैं वो अगर गंभीर अपराध भी कर देते हैं तो उनके ऊपर उनके अपराध वगैरह जो होते हैं माफ कर दिए जाते हैं। तो ऐसी कुछ डिमांड थी, बट आईसीसी ने एक ना सुनी, आईसीसी ने इसको दोषी ठहराया है, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था, बट ये मसाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी एक जनरल जानकारी होना लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी के बारे में, क्योंकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी के बारे में तो आप अटेम्प्ट कर पाए। और दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में अब अपन बात करेंगे वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो अब ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो गाइज ये कोर्ट जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कहां पर लोकेटेड है? तो द हेग में लोकेटेड है। द हेग कहां पर है? नीदरलैंड्स में। द हेग नीदरलैंड्स में ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ये कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बताया जाता है जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के प्रोसिक्यूशन के पर्पस के लिए, कि नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ जो अपराध वगैरह जो होते हैं उसके अभियोजन के लिए ये अंतिम न्यायालय बताया जाता है। और पहला परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट है ये, जो कि स्टैब्लिश किया गया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए जो भी मोस्ट सीरियस क्राइम्स वगैरह जो होते हैं उनके अपराधियों को सजा देने के लिए ये परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट है। और किस ट्रीटी के थ्रू ये कोर्ट लाया गया था? रोमन स्टैट्यूट, राइट। तो रोम कानून के थ्रू ये लाया गया था, रोम स्टैट्यूट के थ्रू ये लाया गया था। और ये कब
लागू हुआ है 1 जुलाई 2002 से ये लागू हुआ है और 1998 में ये रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था। इसकी फंडिंग की बात करें गाइस, क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट को चलने के लिए यानी कि कोर्ट के कामकाज के लिए, उसके मैनेजमेंट वगैरह के लिए फंड की तो आवश्यकता होगी, तो उसकी फंडिंग कहां से आती है? तो जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं इस कोर्ट की, तो वो जो कोर्ट की जो मेंबर कंट्रीज हैं, स्टेट पार्टीज जो है, वो इसको फंडिंग देती हैं। साथ ही साथ इसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी रिसीव होता है, यानी कई बार अलग अलग देशों की सरकारें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स वगैरह, कंपनीज वगैरह इनको फंड कर देती हैं, राइट। तो इस प्रकार से इसके पास जो है वो फंडिंग जनरेट होती है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास। और इसके कंपोजिशन और वोटिंग पावर की बात करें, संरचना और मतदान शक्ति की बात करें, तो कोर्ट का जो मैनेजमेंट, ओवरसाइट और लेजिस्लेटिव बॉडी है, असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज जो है, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव एक स्टेट पार्टी का हम लोग को देखने को मिलता है। इसके प्रबंधन, विधायी निकाय और इसके सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल होता है, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज जो होती हैं, जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन किया है, तो उस कंट्री की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और हर एक जो स्टेट पार्टी जो होती है, प्रत्येक सदस्य जो होता है, उसका एक वोट हम लोग को देखने को मिलता है। उसके अलावा हर एफर्ट जो है वो लगाया जाता है कि डिसीजन जो है वो कंसेंसस के थ्रू लाया जा सके, कि हर संभव प्रयास किया जाता है कि जो भी निर्णय जो होता है वो सबकी सहमति से लाया जा सके। और अगर सहमति से अगर निर्णय नहीं होता, यानी कि किसी सब्जेक्ट पर अगर सभी की सहमति नहीं होती है, तो फिर वोटिंग द्वारा निर्णय लिया जाता है, वोट के थ्रू डिसीजन लिया जाता है। और असेंबली जो है गाइस, इसमें हम लोग को एक प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 साल के टेन्योर के लिए जो है वो रखे जाते हैं, राइट। इसके अलावा इसकी आलोचनाएं भी काफी ज्यादा होती है, जैसे कि कहा जाता है कि जो संदिग्ध अपराधी जो होता है उसको गिरफ्तार करने में ये सक्षम नहीं है, क्योंकि ये राज्यों के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि देखो क्या है कि इसकी खुद की एक सेपरेट एजेंसी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके किसी क्राइम के बारे में, इसकी कोई सेपरेट बॉडी नहीं है जो कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सके अगर उसने कोई इंटरनेशनल क्राइम जो है वो किया हो। तो इसकी खुद की बॉडी नहीं है, कंप्लीटली डिपेंडेंट रहती है स्टेट्स के ऊपर। तो ये तो अपना बस डिसीजन दे देती कि ये फलाना व्यक्ति जो है वो दोषी है, उसके बाद वो कंट्री जो होती है उसके क्षेत्र अधिकार में, उसके जुरिस्डिक्शन में आता है उस पर्टिकुलर कैदी को पकड़ना या नहीं पकड़ना। तो ये बिल्कुल जो है वो मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, मेंबर कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। और आईसीसी की जो आलोचनाएं करते हैं, उनका कहना यह है कि इसके जो न्यायाधीश यानी कि इसके जो जजेस वगैरह जो होते हैं और प्रोसिक्यूटर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से न्याय नहीं देते हैं। यानी कि ये पूरा जो खेल होता है वो पॉलिटिकली बेस्ड होता है, यानी कि पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। और साथ ही साथ इसके ऊपर आरोप लगता है कि ये मतलब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का एक टूल के तौर पर काम करती है, यानी कि जैसा वेस्ट कहती है उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है, और ये टारगेट करती है छोटी और वीक कंट्रीज को, राइट। छोटी और वीक कंट्रीज को ये टारगेट करती है, यानी कि जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज है, वेस्ट नेशंस जो है, उसमें मौजूद जो आरोप होते हैं, जो क्राइम्स वगैरह होते हैं, तो उसको नजरअंदाज करके छोटी कंट्रीज को टारगेट करके वहां पे जो भी इंटरनेशनल कंसर्न वगैरह जो होता है उसको देखती है। इसका मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ कि ये नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड नहीं कराती। जैसे कि कोर्ट है, ये अब न्यायालय का काम क्या होता है, जस्टिस प्रोवाइड कराना, न्याय प्रोवाइड कराना, बट ये नेचुरल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड नहीं कराती। तो ये एक इसकी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और यही कुछ ऐसी वजहें हैं जिसके कारण से हम लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आज की डेट में टोटल 123 कंट्रीज हैं इसके मेंबर के तौर पर, बट इंडिया इसकी मेंबर नहीं है। उनमें से एक वजह ये भी है क्योंकि इसके जो एक तो डिसीजन वगैरह जो होते हैं, वो मतलब कौन सा केस उठाना है कौन सा केस नहीं उठाना है, वो टोटली कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है जैसा वेस्ट कहती है उसके अकॉर्डिंग ही ये केसेस वगैरह उठाती है। और डिसीजन भी जो इसका होता है वो भी कई बार किसके ऊपर बेस्ड होता है, मेंबर कंट्रीज के डिसीजन के ऊपर आधारित बेस्ड होता है, वोटिंग के ऊपर आधारित होता है, राइट। तो ऐसी कुछ हरकतें, ऐसी कुछ चीजें इसमें हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके कारण से हम लोगों ने भी इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन नहीं किया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं गाइस इससे रिलेटेड, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। अपन डिस्कस करेंगे कि अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं, हमारी कंट्री के अंदर कितनी टोटल अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या लाभ, क्या क्या बेनिफिट्स स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को यानी कि रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को और नेशनल पार्टी को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग गाइस, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है वो मैं आपको बता दूं। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, जिसके थ्रू पता लगा है कि जितनी टोटल रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि अगर 2019 की बात करें तो 2019 में
2301 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इन टोटल रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में से मात्र 78 यानी कि 3.39% ही पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराई है 2018 और 19 के लिए। अब कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट क्या होता है? तो सिंपल तरीके से इन पॉलिटिकल पार्टीज ने यानी कि मात्र 78 ही, टोटल 2301 पॉलिटिकल पार्टी में से मात्र 78 पॉलिटिकल पार्टी ने ही ये बताया है कि उनके पास कहां से कितना धन जो है, कितना अमाउंट जो है वो मिला है उनको, कंट्रीब्यूशन उनको कितना मिला, कितना डोनेशन उनको मिला। इसका मतलब ये होता है, मतलब कि कुल मिलाकर 97% के आसपास जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये बता नहीं रही हैं कि उनके पास फंडिंग कहां से आ रही है, कितनी फंडिंग आ रही है, कितना कंट्रीब्यूशन उनको मिल रहा है, कितनी दान, कितना डोनेशन उनको मिल रहा है। कुछ चीजों के बारे में ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। इसी के बारे में एडीआर की इस रिपोर्ट ने इस चीज को हाईलाइट किया। इसके अलावा रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया कि 2017 और 18 के पीरियड में उस समय भी हमने देखा कि मात्र 82 ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करी, यानी कि कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, राइट। और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज गाइस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि 2 फोल्ड बढ़ गई हैं, यानी कि जस्ट दुगनी हो गई हैं। सन 2010 में रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज 1112 हुआ करती थी, अब ये बढ़कर 2301 हो गई हैं 2019 में, राइट। तो ये एक इशू जो है वो सामने आया था जिसको एडीआर की लेटेस्ट रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है, जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बता नहीं रही हैं, वो इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रही हैं कि उनके पास कहां से कितनी क्या फंडिंग आ रही है, कितना कंट्रीब्यूशन उनको रिसीव हो रहा है। तो देखो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, मैं आपको इसको समझाता हूं। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते क्या है? तो देखो गाइस, ये या तो न्यूली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, यानी कि अभी अभी पॉलिटिकल पार्टीज ये बनाई गई हो, राइट। या फिर ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है इसको अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन पे या फिर जनरल इलेक्शन पर इतने वोट्स ना मिले हो कि जिसके थ्रू ये स्टेट पार्टी बन सके, राइट। और या फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ा हो, चुनाव नहीं लड़ा हो या चुनाव में नहीं खड़ी हो, राइट। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। क्लियर है यहां तक आपको बातें? अब देखो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, इनके पास काफी सारे बेनिफिट्स नहीं होते हैं, राइट। और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर, जैसे कि टोटल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है वो 2360 है, उनमें से 2301 यानी कि 97.50% जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड हम लोग को देखने को मिलती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन की बात करें गाइस तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास 30 दिन के अंदर अंदर, जब से वो पॉलिटिकल पार्टी बनी हो तब से 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के पीरियड में उसे जो है वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस के थ्रू एक एप्लीकेशन जो है वो देनी होती है इलेक्शन कमीशन को, राइट। और मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन के पास पावर है आर्टिकल 324 और सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो है उसके थ्रू गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तुत करने का, कि किस प्रकार की गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी होगी एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से, जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, एक जनरल ओवरव्यू होना चाहिए। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया के अंदर है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो मैं आपको समझाऊं तो ध्यान से सुनना, क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को एटलीस्ट 6% वोट्स की आवश्यकता होती है, राइट। किसी भी 4 या 4 से ज्यादा राज्यों के अंदर या जनरल इलेक्शन में जो हाउस ऑफ पीपल का जो लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें उसको 6% वोट्स की जरूरत होती है, सिक्योर उसको करना होता है 6% वोट्स, राइट। या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे 6% वोट्स सिक्योर करना होगा तब जाकर वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। बट ये तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अलावा उसे एटलीस्ट 4 सीट्स जीतनी होगी लोकसभा के अंदर किसी भी स्टेट या स्टेट से, यानी कि एक या एक से ज्यादा स्टेट से उसको 4 सीट तो जीतनी होगी ही होगी, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा 2% सीट इसे जीतनी होगी लोकसभा के अंदर, यानी कि 11 सीट्स इसे जीतनी होगी। और ये ध्यान में रखना है कि इन 11 सीट्स के जो मेंबर होने चाहिए वो एटलीस्ट 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए।
अगर ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल कर देती है एक पॉलिटिकल पार्टी तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। अब देखो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, तो उसको 6% वैलिड वोट जो है वो जीतने होते हैं या हासिल करने होते हैं, राइट, स्टेट के अंदर जनरल इलेक्शन के दौरान। या तो जनरल इलेक्शन के दौरान कर सकते हैं या फिर लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उस समय उनको 6% वोट सिक्योर करने हैं, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की तो उसका जो इलेक्शन होता है तो उसमें उसे 6% वोट हासिल करने। तो 6% वोट को हासिल करने का पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया हमें देखने को मिलता है कि उसको 2 सीट जीतनी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, कि उसके पास 2 सीट तो होनी ही चाहिए। और साथ ही साथ बताया जाता है कि एटलीस्ट 3% टोटल नंबर ऑफ सीट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की उसी स्टेट के अंदर, या फिर एटलीस्ट 3 सीट्स असेंबली के अंदर, और इन दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा उसको माना जाएगा, राइट। तो 3% सीट्स उसको टोटल नंबर ऑफ सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जीतनी है, या फिर एटलीस्ट 3 सीट्स उसको असेंबली के अंदर सिक्योर करनी है। तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी अगर वो फॉलो करती है एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको फिर स्टेट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और गाइस क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं, तो देखो कोई भी पार्टी जब रिकॉग्नाइज्ड होती है एज अ स्टेट पार्टी के तौर पर तो उसको अलॉट किया जाता है रिजर्व सिंबल, जिस सिंबल का उपयोग वो पॉलिटिकल पार्टी उस राज्य के अंदर जहां पर वो रिकॉग्नाइज्ड है वहां पर उपयोग कर सकती है। और अगर कोई पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती है एज अ नेशनल पार्टी के तौर पर तो उसको भी एक रिजर्व सिंबल अलॉट किया जाता है, जिस सिंबल का उपयोग वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी कर सकती है, राइट। और रिकॉग्नाइज्ड और स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनको सिर्फ एक ही प्रपोजर की आवश्यकता होती है नॉमिनेशन को फाइल करने में। तो प्रपोजर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय जो लोग लड़ते हैं ना, तो उनको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उनको मिनिमम 10 लोगों की जरूरत पड़ती है कि 10 लोग उनके साथ आकर खड़े हों और उनको रिकॉग्नाइज करें कि हाँ यार ये इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहते हैं और नॉमिनेशन पेपर ये फाइल कर रहे हैं। बट यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ एक ही प्रपोजर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने साबित किया होता है कि वो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। इसके अलावा और इनको 2 सेट इलेक्टोरल रोल के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, और कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको एक कॉपी जो है वो इलेक्टोरल रोल की फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है जनरल इलेक्शन के समय पर। और उनको मतलब प्रमोशन करने के लिए उनको ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटी दी जाती है आकाशवाणी दूरदर्शन के ऊपर जनरल इलेक्शन के समय पर। और ट्रेवल एक्सपेंसेस इनके जो स्टार कैंपेनर्स के होते हैं वो अकाउंट नहीं किया जाता है इलेक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर। तो ये चीज हम लोग को बेनिफिट्स के तौर पर देखने को मिलती है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है स्टार कैंपेनर के बारे में। इस टॉपिक को मैं काफी डिटेल में आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्टार कैंपेनर क्या होते हैं, मतलब स्टार कैंपेनर की डेफिनेशन जो है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बतानी, प्रॉपर डेफिनेशन जो कि आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे स्टार कैंपेनर के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। गाइस बताया जा रहा है कि सरकार का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 2026 तक फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक लेकर आना है। तो इस पर सरकार काम कर रही है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कहा है कि 2021 और 22 के फिस्कल डेफिसिट जो है उसको 6.8% पर रखना है, और एम ये है कि 2025 और 26 तक फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक लेकर आना है और उससे नीचे लेकर जाना है। और ओरिजिनल फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो था 2020 और 21 के लिए वो 3.5% था, बट रियलिटी में आज की डेट में फिस्कल डेफिसिट 9.5% की बताई जा रही है। और ये फिस्कल डेफिसिट इतनी हाई इसलिए हो गई है क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक का इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। आप सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन के कारण सरकार की इनकम नहीं हुई है, रेवेन्यू नहीं हुई है, और नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिला है। सरकार का ज्यादा पैसा खर्च हुआ है रिलीफ प्रोवाइड कराने में, जो हमारी सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शन जो होते हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कराने में सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो इससे आप सभी लोग वाकिफ हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह के थ्रू मदद करी है, तो उसमें सरकार का बहुत पैसा गया है। तो इसके कारण से फिस्कल डेफिसिट हम लोग को बहुत हाई देखने को मिल रहा है। कितना हाई? 9.5% हमारी जीडीपी का रियल फिस्कल डेफिसिट बताया जा रहा है, और टारगेट 3.5% था। बट अगले साल और इस साल यानी कि मतलब 2021 और 2022 के जब अप्रैल से शुरू होगा तो ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा इसमें 6.8% पर
रोकना है, लेकर आकर पीछे लेकर आकर उसको रोकना है 6.8% पर फिस्कल डेफिसिट को, फिर आने वाले कुछ सालों में 2025-26 तक इसको 4.5% करना है। तो ऐसे कुछ टारगेट सरकार ने सेट किए हैं और इन सब टारगेट्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिसको आप मेंस में उपयोग करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल रखा है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसमें अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे और फिस्कल रोड मैप जो है वो तैयार करेंगे। राइट, फिस्कल डेफिसिट के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सिंपल लैंग्वेज में फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है जब सरकार की इनकम कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं। राइट, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, सरकार की जो रेवेन्यू रिसीट होती है और टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है उसको आप माइनस करेंगे तो जो चीज माइनस में चली जाती है, यानी कि सरकार का पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है सरकार, उतनी कमाई नहीं कर रही है, तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। राइट, तो जब भी फिस्कल डेफिसिट काफी हाई होता है तो उस समय सरकार जो है वो काफी ज्यादा कर्जे में हम लोग को देखने को मिलती है। और इंपैक्ट क्या होता है हाई फिस्कल डेफिसिट का, तो इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टेबल सेविंग्स बचती है वो काफी लिमिटेड हो जाती है। इन्वेस्टेबल सेविंग का मतलब जैसे कि सरकार की कमाई हुई, सरकार ने खर्चे कर लिए, तो खर्चे करने के बाद जो कमाई जो बच जाती है, यानी कि जो सेविंग्स जो बच जाती है, जैसे कि आप जो है आपके पास सैलरी आई, आपने सैलरी में से पूरे महीने के पूरे खर्चे कर लिए, बट फिर भी आपकी कुछ सैलरी बच रही है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो वेरियस जगह पे। तो वहीं पर जब सरकार के पास वो सेविंग्स बचेंगी ही नहीं तो सरकार कहां से इन्वेस्ट कर पाएगी, तो ये एक इशू है। और उसके कारण से हम लोग को क्या चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो सेविंग्स होती है सरकार पहुंचाती है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक ये सरकार की सेविंग्स जाती है, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है जैसे कि बैंक हो गया, तो वो लोन दे सके प्राइवेट बिजनेसेस को, बड़े और छोटे दोनों को। राइट, देखो इसको इस तरीके से समझो आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे कि एक बिल्डर है, ठीक है, एक बिल्डर है, उसको बिल्डिंग बनानी है, तो उसको बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लेना पड़ेगा बैंक के पास जाकर। बट सरकार की हेल्थ अगर या फिर एक कंट्री की इकोनॉमी अगर खराब है, एक कंट्री की इकोनॉमी फिस्कल डेफिसिट में बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उस समय क्या होगा, बैंकों के पास कम पैसा होगा मार्केट में लोन देने के लिए। और ये जो कम पैसा जो होता है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि कुल मिलाकर सिंपल सा रोल है डिमांड और सप्लाई का। अगर बैंक के पास ज्यादा पैसे रखे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है बैंक तो उसको लेंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट डाउन होगा। बट डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, बैंक में रखा हुआ पैसा बहुत कम है, बट लोगों को पैसा चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, तो इंटरेस्ट क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बड़ा एक इशू होता है कि प्राइवेट बिजनेसेस हैं, जैसे कि एक बिल्डर, उसको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए वो बैंक को ढूंढ रहा है कि भाई बैंक उसको लोन दे दे, बट बैंक जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी, तो फिर वो बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाएगा, और बिल्डिंग नहीं बनाएगा तो क्या होगा, वो जॉब्स नहीं जो है वो रिलीज कर पाएगा, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में लेबर्स की आवश्यकता होती है। अब लेबर्स को जॉब नहीं मिलेगी, लेबर्स को जॉब नहीं मिलेगी, और इस प्रकार से काफी सारे लोगों को जब जॉब नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी एक कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। तो फिस्कल डेफिसिट काफी सारी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है एक कंट्री के अंदर। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर फिस्कल डेफिसिट का रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसका मतलब ये होता है कि कम अमाउंट जो है, कम पैसा जो है वो मार्केट में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए बचा है। तो वही चीज मैंने आपको समझाई कि बैंक में कम पैसा है, राइट, और जब कम पैसा जो होता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो वही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करी दी थी। इसके अलावा हाई फिस्कल डेफिसिट और हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट को कम करने पर फोकस नहीं कर पा रही है, प्रयास नहीं कर पा रही है, वो इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर पा रही है, क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि मार्केट में पैसा रिलीज करने के लिए पैसा ही बैंक के पास नहीं है, कम मात्रा में है, तो इसके कारण से इंटरेस्ट रेट काफी हाई हो जाता है। तो ये एक इश्यूज हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिलते हैं जब भी कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट हाई होती है। तो देखो एक कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल लेवल क्या होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट का, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री के अंदर। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर अगर प्राइवेट एंटरप्राइज अगर वीक है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर अगर वीक है एक पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री में, तब उस समय सरकार क्या करती है, सरकार फोकस करती है इन्वेस्ट करने के ऊपर, और इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे ही होता है। वेलफेयर एक्टिविटीज पर फोकस करती है सरकार, हेल्थ केयर पर फोकस करती है सरकार, फोकस करती है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको आसानी से लोन मिल सके, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके, इस प्रकार के काम करती है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बूस्ट हो। अब प्राइवेट सेक्टर बूस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली फिर वो अपनी खुद ब खुद सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा, उसको फिर लोन्स वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी या सरकार की मदद की आवश्यकता नहीं होगी, और सभी लोग सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, है ना। बट किसी कंट्री के अंदर जब प्राइवेट सेक्टर अगर वीक है तब क्या होगा, सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो उस कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट भी हाई हो जाता है।
राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती थी। यही एक वजह है जिसके कारण से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फिस्कल डेफिसिट हाई होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइज जो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से। एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करेगा तो वहां की कंट्री के लोगों के पास इनकम नहीं आएगी, लोगों के पास इनकम नहीं आएगी तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो रहेगी, पुअर रहेगी। न्यूट्रिशन का भी इशू रहेगा, क्योंकि सही साथ वो न्यूट्रिशियस फूड वगैरह भी नहीं इनटेक कर पाएंगे। साथ ही साथ हेल्थ का भी इशू बहुत ज्यादा रहने वाला है, राइट। तो ये सब चीजें एक कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। कुल मिलाकर फिस्कल डेफिसिट एक कंट्री की ओवरऑल जो सिचुएशन जो होती है उसके ऊपर बेस्ड रहता है। तो देखो अपन ने फिस्कल डेफिसिट एक छोटे से टॉपिक को कितने सारे इसके साथ लिंक्स जो है वो क्रिएट कर दिए। तो यही चीजें हैं जो कि आपको मेंस के अंदर रिफ्लेक्ट करनी है अपने मेंस के आंसर में। और इंडिया के अंदर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट सजेस्ट करता है कि फिस्कल डेफिसिट को हमारी जीडीपी के 3% से भी कम पर लेकर आना है, और ये आइडियल टारगेट बताया जाता है कि इतना रहेगा तो एक कंट्री हेल्दी रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं आएंगे, उसकी इकोनॉमी में किसी प्रकार के डाउनफॉल, किसी प्रकार के इश्यूज या बोरोइंग से रिलेटेड कुछ चीज नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट जब हाई होता है तो एक कंट्री के ऊपर कर्जा, एक कंट्री के ऊपर लोन बोरोइंग जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, राइट। क्योंकि वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है, तो इनकम से ज्यादा खर्च करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं से लोन लेकर ही खर्च करना पड़ेगा ना। तो ये एक इशू है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया हुआ है, कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि जो रियल फिस्कल डेफिसिट जो है आज की डेट में, रियल फिस्कल डेफिसिट 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं, 2021 और 22 की बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो अभी जो रियल फिस्कल डेफिसिट जो है बहुत ही ज्यादा हाई है, कितनी है टोटल बताइए। और सरकार का टारगेट 2024 और 25 में कितनी फिस्कल डेफिसिट पर पहुंचाने का है, या किस पर्टिकुलर रेट से कम की फिस्कल डेफिसिट करने का है, इसका आंसर लिखकर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर। अभी के भी मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर आपको दिया, और अब से मैं फोकस करूंगा कि जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाऊं तुरंत आप पढ़ते पढ़ते इसका आंसर भी दें, जैसे कि आपकी मेमोराइजिंग की पावर भी जो है वो डेवलप हो, इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये चीज है। और अनफॉर्चुनेटली सरकार जो है ये अचीव नहीं कर पा रही है अभी एट प्रेजेंट 3% की जीडीपी से नीचे के फिस्कल डेफिसिट को, बहुत ज्यादा अभी फिस्कल डेफिसिट नजर आ रहा है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बट मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बारे में भी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो कानून है इसका मकसद क्या है? मकसद है फिस्कल डेफिसिट को कम करना, रिड्यूस करना। ऑब्जेक्टिव जो है वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट का वो ये है कि जो इंडिया का फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस करना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, पारदर्शिता लेकर आना, राइट। इसके अलावा एक्ट का के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिया अचीव कर पाए फिस्कल स्टेबिलिटी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को प्रॉपर तरीके से डील कर सके, इंडिया के अंदर महंगाई को आरबीआई प्रॉपर तरीके से डील कर सके। तो इसकी ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी देना, राइट। और इंडिया जो है वो फिस्कल स्टेबिलिटी अचीव कर पाए कि इंडिया के अंदर जितनी इनकम हो रही है उतना एक्सपेंडिचर हो तो चलेगा, इंडिया को अलग से बोरिंग ना करनी पड़े, अलग से लोन ना लेना पड़े अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो गया, राइट। और एक्ट के अंदर लागू किया गया है कि मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया डेट, कि इंडिया का जो डेट है, इंडिया जो कर्जा लेती है, हम लोग जो कर्जा लेते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना हर एक सेक्टर के अंदर। तो इस पर भी ये फोकस करता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके अलावा की फीचर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अब ये हम लोग को देखने को मिलते हैं कि मैंडेटरी कर दिया गया है कि सरकार जो है जब भी यूनियन बजट डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट के अंदर हर साल प्लेस करेगी, प्रस्तुत करेगी, तब उस समय सरकार को मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट देना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट देना होगा, और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट देना होगा। इसलिए अभी का जो बजट था उसमें इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ था, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया कि हमारी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है वो एट प्रेजेंट कितना है, और किस टारगेट को अचीव करने पर सरकार फोकस कर रही है। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट के दौरान जो है वो बताया गया है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को ये अमेंड करेंगे, कि जिससे कि बेटर तरीके से हम लोग अपने टारगेट जो है, जो हम लोगों ने 2024-25 और फर्दर ईयर्स के लिए जो सिलेक्ट किए हैं, तो उसको हम लोग अचीव कर सकें, राइट, बेटर मैनेजमेंट के थ्रू फिस्कल डेफिसिट के। तो ये था ओवरऑल गाइस पूरा टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। गाइस अब बात करेंगे स्का के बारे में, स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में। तो 4 फरवरी को स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, और इन्होंने अप्रूवल दिया है कि दुनिया का
सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो होगा वो स्कार टेलीस्कोप होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन, स्कार टेलीस्कोप के बारे में, बट मैं आपको पहले स्काओ के बारे में बताता हूँ, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल के बारे में। तो ये एक नई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी पर ये डेडिकेटेड है, रेडियो खगोल विज्ञान को ये समर्पित हम लोग को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 कंट्रीज मौजूद हैं, यानी कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये जो कंट्रीज हैं ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया भी मौजूद है इसमें, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड किंगडम। तो ये स्काओ काउंसिल के अंदर हम भी, इंडिया भी शामिल है, इसलिए ये स्काओ काउंसिल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं रेडियो टेलीस्कोप के बारे में कि रेडियो टेलीस्कोप होते क्या है। तो जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप होते हैं, जो दूर दराज की जो स्पेस में मौजूद जो है ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। बट क्या होता है कि जो रेडियो टेलीस्कोप होते हैं वो ऐसे दूर दराज के मतलब एरियाज को, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, क्योंकि कॉस्मिक डस्ट के कारण जो कुछ एरिया होता है स्पेस का जो कि मतलब दिखाई नहीं देता, अस्पष्ट होता है, तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये इवन गैसेस को, इनविजिबल गैसेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं ये रेडियो टेलीस्कोप। और पहला रेडियो सिग्नल जो है वो डिटेक्ट किया गया था फिजिसिस्ट कार्ल जेंस्की के द्वारा 1930 में। और आर्सिबो टेलीस्कोप जो है ये हम लोग को प्यूर्टो रिको में देखने को मिलता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है पूरे दुनिया भर का, जो कि दिसंबर 2020 में कोलैप्स हुआ था, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस भी किया था। और ये जो टेलीस्कोप बनाया गया था वो 1963 में बनाया गया था। अब स्कार टेलीस्कोप बताया जा रहा है कि प्रपोजल रखा है स्काओ के द्वारा कि जो सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप अब होगा वो स्कार टेलीस्कोप बताया जाएगा, राइट। और स्कार टेलीस्कोप जो है वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में लोकेट होने वाला है, यानी कि उसको वहां पर रखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर, राइट। और इसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस और इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो देखेगा स्काओ, यानी कि ये जो काउंसिल है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो टेलीस्कोप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनने जा रहा है, इसको बनने में लगभग 1.8 बिलियन पाउंड जो है वो खर्चा होंगे, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में, इसका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है, रेडियो टेलीस्कोप जो है वो बनने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में ये बनाया जाएगा, राइट, देखने को मिलेगा, रखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर। और इसका मेंटेनेंस करेगा स्काओ यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल, जो कि एक नई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो खगोल विज्ञान के ऊपर समर्पित है, और उसका हेडक्वार्टर यूके में। तो ये सब जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। और स्काओ इस काउंसिल के अंदर 10 कंट्रीज हैं, इंडिया इज वन ऑफ देम, ठीक है। गाइस डिस्कस करेंगे अब डेनमार्क के आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलो फटाफट खड़े हो जाओ आप, आपकी दीवार में जो वर्ल्ड मैप है वहां पर जाकर डेनमार्क की लोकेशन देखो और नॉर्थ सी की लोकेशन देखो। आप डेनमार्क को देखोगे तो डेनमार्क के वेस्ट में आपको नॉर्थ सी दिखाई देगी, ठीक है। तो नॉर्थ सी पर डेनमार्क क्या प्लान कर रहा है? ये प्लान कर रहा है कि ये दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बनाएगा, एक ऐसा आइलैंड बनाएगा ये जो कि एनर्जी जनरेट करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा ये आइलैंड। तो एक दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बनाने के ऊपर प्लान कर रहा है डेनमार्क, और इस प्लान को इसने अप्रूव कर दिया है। नॉर्थ सी पर ये दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बनाएगा। प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे इस, तो आर्टिफिशियल आइलैंड ये क्रिएट करने वाला है। ये आइलैंड का जो साइज होगा वो 18 फुटबॉल फील्ड के बराबर होगा। जो फुटबॉल फील्ड जो हम लोग देखते हैं ना, वैसी मल्टीप्लाई बाय 18 कर दो, एक फुटबॉल फील्ड को मल्टीप्लाई बाय 18 कर दो, तो इतना बड़ा ये आइलैंड तैयार करेगा। इस आइलैंड में काफी सारे विंड टर्बाइंस वगैरह हम लोग को देखने को मिलेंगे। और ये जो विंड टर्बाइन जो होंगे, ये पवन टर्बाइन जो हम लोग को देखने को मिलेंगे, ये पावर सप्लाई करेंगे हाउस होल्ड्स को। और बताया जा रहा है कि करीब 30 लाख इनका टारगेट है कि ये 30 लाख यूरोप के अंदर जो घर हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकें, राइट। ये आइलैंड इतनी एनर्जी जनरेट कर ले और इतनी एनर्जी स्टोर कर ले कि 30 लाख यूरोपियन हाउस होल्ड्स की इलेक्ट्रिसिटी नीड को ये फुलफिल कर सके। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोवाइड कराए शिपिंग, एविएशन इंडस्ट्री और हैवी ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोवाइड कराए। तो इस पर ये बेसिकली ये पूरा इनका टारगेट है कि एक आइलैंड को के अंदर इतने सारे टर्बाइंस जो है वो रख देना कि वो टर्बाइन की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो और उस एनर्जी का उपयोग जो है ये 30 लाख घरों में बिजली देने के पर्पस के लिए कर सकें। तो काफी शानदार
इनिशिएटिव है डेनमार्क की तरफ से। तो याद रखना डेनमार्क का ये प्लान है दुनिया की पहली एनर्जी आइलैंड बनाने का, आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट ये डेनमार्क का हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड और डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकता है, राइट। और ये ऐसा कब किया है इन्होंने, मतलब ये प्लान एकदम से क्यों बनाया इन्होंने, तो एकदम से नहीं बनाया, इसके पीछे जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक प्लान है। यूरोपियन यूनियन ने प्लान बनाया है कि इसको अपनी जितने भी इसके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, आज की डेट में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, कोयले को जलाकर जनरेट होती है, कन्वेंशनल सोर्स के थ्रू जनरेट होती है। तो यूरोप ने प्लान बनाया है कि जल्दी से जल्दी इनको जो है वो यानी कि 10 सालों के अंदर इंदर अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है और ऐसा बनाना है कि इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो वो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के थ्रू जनरेट हो। तो यूरोपियन यूनियन प्लान कर रहा है कि 10 सालों में मैक्सिमम एनर्जी ये जनरेट करेगा रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू। तो बहुत शानदार प्लान है ये यूरोपियन यूनियन का, और इसी प्लान को देखते हुए डेनमार्क ने ये दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड, आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड को बनाने के प्लान को अप्रूव कर दिया, और नॉर्थ सी में ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो तैयार किया जा रहा है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और यूरोपियन यूनियन का ये टारगेट भी है कि 2050 तक इसको अपनी विंड एनर्जी की कैपेसिटी को, ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी को 25 गुना ज्यादा बढ़ा देना है, राइट। तो विंड एनर्जी के थ्रू यानी कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगी विंड के थ्रू, तो इसको ये 25 गुना बढ़ा देगी 2050 तक, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसको जुडिशियल नोटिस के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। तो देखो, इस कमेटी ने बताया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर 5 रेलवे ओवर ब्रिजेस जो है वो बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। उस कंस्ट्रक्शन के दौरान 300 हेरिटेज पेड़ों को काटा जा रहा है, और इस कमेटी की रिपोर्ट ने पेड़ों की जो कीमत लगाई है, इन पेड़ों को जो काटा गया है उसकी जो कीमत लगाई है वो 223 करोड़ 50 लाख रुपए, 2.2 बिलियन रुपीस लगाई है। और ये जो 223 करोड़ 50 लाख को अगर आप फिगर्स में लिखेंगे, नंबर्स में लिखेंगे, तो ये 10 डिजिट का फिगर बनकर आता है, राइट। और ये फिगर इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, इतना बड़ा फिगर कैसे आया कि 300 पेड़ काटेंगे तो इतना जो है वो वैल्यू, इतना कॉस्ट जो है वो लगेगा। 223 करोड़ 50 लाख कितना ज्यादा होता है। तो इन्होंने बताया कि 100 सालों तक जो ये पेड़ हमें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हमें ये पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराते हैं, फल फ्रूट प्रोवाइड कराते हैं, ना जाने तमाम चीजें जो ये पूरे पेड़ प्रोवाइड कराते हैं। तो हर एक चीज को कैलकुलेट किया गया मॉनेटरी टर्म्स में, और फिर ये फिगर 10 डिजिट का फिगर 223 करोड़ 50 लाख रुपए बना, राइट। तो ऐसा इस कमेटी ने बताया है, और बताया कि हर एक पेड़ की जो कीमत है और उसकी 100 सालों की लाइफ टाइम की वो कीमत, मतलब हर साल के हिसाब से 74,500 रुपए बताई गई है कि हर एक पेड़ जो है वो 74,500 रुपए प्रोवाइड कराता है, मतलब इतनी वैल्यू के प्रोडक्ट जो है वो देता है। इसमें ऑक्सीजन सबको इंक्लूड किया गया है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई, और इसी चीज को लेकर एक मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया कि कभी भी रोडवेज और हाईवेज प्रोजेक्ट जब बनेंगे और उसमें जब पेड़ वगैरह काटने की स्थिति जब डेवलप होगी, तो उसके लिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार किया जाए, जिस प्रोटोकॉल के थ्रू पहले चेक किया जाए कि दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहां पर अवेलेबल है कि नहीं है, जैसे वाटरवेज और रेलवेज, और अगर फिर नहीं है तो फिर मतलब पेड़ काटे जा सकते हैं। मतलब अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो रोड प्रोजेक्ट तो पेड़ काटे जा सकते हैं, बट उस प्रोजेक्ट में ये पेड़ जब काटे जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी उस प्रोजेक्ट में शामिल की जाए, कि परियोजना की लागत में शामिल किया जाना चाहिए उस कीमत को भी, पेड़ को काटने की कीमत को भी, और हर एक पेड़ को काटने की कीमत प्रोजेक्ट की वैल्यू में शामिल हो। तो ये सजेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस पर्टिकुलर कमेटी की रिपोर्ट के थ्रू। तो ये भी एक चीज है जिसको आप मेंस में मेंशन कर सकते हैं कि हर एक पेड़ जो है ऑन एन एवरेज के तौर पर एक पेड़ जो है वो 74,500, ये फिगर आप रख सकते हैं, और ये भी मेंशन कर सकते हैं किसके थ्रू ये 74,500 का फिगर आया है सामने, की हर एक पेड़ एक साल में 74,500 रुपए की कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किस मतलब की एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के थ्रू ये पता लगा है, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये सब जो केस वगैरह जो होते हैं ना इस प्रकार के, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये वेस्ट बंगाल की तरफ से ये केस आया कि 5 रेलवे ओवरब्रिज जब बनाए जाएंगे 300 पेड़ों को काटा जाएगा, और 300 पेड़ जब कटेंगे तब उसमें 223 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्चा मेंशन किया गया, जिसमें ऑक्सीजन सब कुछ इंक्लूड करके ये वैल्यू बनाई गई 10 डिजिट फिगर की। तो ऐसा अगर आप मेंस में लिखोगे तो और भी अच्छा आपका रियलिस्टिक आंसर लगेगा कि हाँ यार आप जो है वो अवेयर्ड हो, राइट। आसपास जो इंपॉर्टेंट जो केसेस आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो उसकी आपको अच्छी जानकारी है, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मेंस पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोशिश करो कि कहीं पर नोट डाउन कर लो इसको आप, और अपने मेंस के आंसर में ट्राई करना, क्योंकि अगर आप
4-5 बार भी प्रैक्टिस के दौरान अपने मेंस के आंसर में इस पर्टिकुलर पॉइंट को ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिकली मेंस वाले आंसर के दिन किसी ना किसी क्वेश्चन पे आप ये सब पॉइंट्स लिख दोगे। बात करेंगे ई नाम के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। नाम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और किसी भी चीज के आगे जब ई लगता है तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नाम। तो और ये क्या है, नाम का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो मार्केट यानी कि बाजार, किसका बाजार, एग्रीकल्चर का, कृषि का बाजार, राइट। और नेशनल लेवल का ये एग्रीकल्चर मार्केट है। और ई लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, राइट। जो कृषि उपज जो होते हैं उसका ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कि अब एग्रीकल्चर को ऑनलाइन सेल और परचेज किया जा सकता है। जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर जाकर सामान खरीद लेते हो ना, वैसे ही जो भी प्रोड्यूसर्स वगैरह जो होते हैं, एक्सपोर्टर्स वगैरह जो होते हैं, ट्रेडर्स वगैरह जो होते हैं, वो किसानों से डायरेक्टली ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं इस ई नाम प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये इस ई नाम की खासियत हम लोग को देखने को मिलती है। और देखिए अभी ये टॉपिक न्यूज में है क्योंकि 1.69 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स और 1.55 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स इसमें रजिस्टर्ड हो गए हैं ई नाम प्लेटफॉर्म में। ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, कृषि उपज का। ये मदद करता है फार्मर्स की, ट्रेडर्स की, बायर्स की कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकें और बेटर प्राइसेस जो है वो फार्मर को मिल सके। ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू भी फार्मर को भी अच्छे प्राइस मिल सके और ट्रेडर्स को भी, जो ट्रेड कर रहे हैं उनको भी अच्छे प्राइस मिल सके। और जो इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं ना, जैसे कि बिचौलिया वगैरह जो होते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं, तो वो चीज यहां पर जो है वो हट जाएगी, यानी कि उनकी आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्टली ट्रेडर फार्मर के साथ डील कर सकते हैं और अच्छे बेस्ट प्राइस पर जो है वो फार्मर उनको सेल कर सकते हैं और ट्रेडर बेस्ट प्राइस पर सामान जो है वो परचेज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये खासियत ई नाम की हम लोग को देखने को मिलती है। और ई नाम जो है वो इंप्लीमेंट किसके द्वारा की जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, इसके द्वारा, जो कि एक लीडिंग एजेंसी है जो कि इंप्लीमेंट करती है ई नाम को। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी फैक्चुअल पता होनी चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो किसानों की तरफ से एडवांटेजेस के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसकी जो बिक्री होती है उसके काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, उसको बेचने के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं किसानों को, क्योंकि ऑनलाइन होता है पूरी। ऑनलाइन किसान जो है वो अपनी प्रोड्यूस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में मेंशन कर देते हैं, फोटो वोटो डाल देते हैं, कितना उनके पास सामान, यानी कितना उनके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, कितने टन में है, तो उसकी पूरी जानकारी दे देते हैं। और उसके थ्रू डायरेक्टली जो ट्रेडर्स वगैरह जो होते हैं, या जो मतलब एक्सपोर्टर या जो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वाले जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो डायरेक्टली किसानों से कांटेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो किसानों को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होती इसमें। एक तो मंडी वगैरह भी ट्रांसपोर्ट करने की उनको जरूरत नहीं होती अपने प्रोड्यूस को, उनको ट्रैक्टर में अपने मतलब जो प्रोड्यूस होता है ना, उपज वगैरह जो होती है, उसको लेकर नहीं आना पड़ता ट्रैक्टर में मंडी तक। डायरेक्टली यहां पर उनकी डील होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और फिर जो जिसको खरीदना होता है, जो खरीदार होता है, वो फिर व्यवस्था करवा देता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहां पर भिजवा देता है किसान के वेयर हाउस पर, और किसान के वेयर हाउस से डायरेक्टली जो है वो सामान जो है वो चला जाता है जहां पर भी जाना होता है। तो किसानों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदा है। तो ऑप्शंस मिल जाते हैं उसको बेचने के, उसका जो मार्केट जो होता है वो बढ़ जाता है, बड़ा मार्केट उसको मिल जाता है ऑनलाइन, और नेशनल लेवल का मार्केट मिल जाता है, सेकंड पॉइंट। और इसके बाद वेयर हाउस बेस्ड सेल हो जाती है, यानी कि किसान के वेयर हाउस से डायरेक्टली जो है वो सेल हो जाती है। इसका मतलब है किसानों को अपने प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मंडी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है बेचने के लिए। तो ये किसानों का फायदा है। इसमें लोकल ट्रेडर्स का क्या फायदा होता है, जो मंडी या फिर मार्केट में हम लोग को देखने को मिलते हैं, लोकल ट्रेडर्स वगैरह जो होते हैं, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, किसानों से सामान परचेज करके फिर फर्दर उस सामान को जो है वो दूसरों को बेचते हैं। तो इनका क्या फायदा होता है इसमें, तो इनको भी एक बड़ा मार्केट मिल जाता है सेकेंडरी ट्रेडिंग का, कि ये डायरेक्टली किसानों से पहले डील कर ले और उसके बाद फिर मंडी पे लाकर बेच दें, या फिर जहां पर भी उनको बेचना है वो बेच सकते हैं। तो ये लोकल ट्रेडर इस प्रकार से जो है वो इसका उपयोग करते हैं। और जो बल्क बायर्स होते हैं, जिनको एक साथ बल्क में चाहिए होता है, और जो फूड प्रोसेसर्स यूनिट्स जिनके पास होती है फूड प्रोसेसिंग के लिए, जो प्रोसेसर्स वगैरह जो होते हैं और एक्सपोर्टर्स वगैरह जो होते हैं, उनको कैसे बेनिफिट मिलता है, तो वो डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं लोकल मंडी या मार्केट लेवल पर नाम प्लेटफॉर्म के थ्रू, और इसमें इंटरमीडिएशन कॉस्ट जो है वो उनका बच जाता है। तो डायरेक्टली वो ट्रेडर्स के साथ जो है वो ट्रेड कर लेते हैं, और या फिर डायरेक्टली कई बार फार्मर्स के साथ भी, अगर फार्मर्स के पास वो बल्क मात्रा में, यानी कि बल्क में अगर उनके पास है तो प्रोड्यूस। क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारी कंट्री में छोटे किसान ही हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो एक साथ उनके पास इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, छोटे किसान ट्रेडर्स को बेचते हैं, फिर ट्रेडर्स एक बल्क क्रिएट कर लेते हैं। अब जो बड़ा ट्रेडर जो होगा, जिसके पास ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो वो किसको बेच सकता है, जिनको बल्क में चाहिए होता है, राइट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह, या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपोर्टर्स को चाहिए होता है, तो वो तो ट्रेडर्स के पास ही से सामान लेंगे ना, क्योंकि ट्रेडर्स के पास वो कैपेसिटी है।
जो कि स्मॉल फार्मर के पास नहीं होगी। उसको ऐसा समझो, स्मॉल फार्मर जो है, छोटा किसान जो है, उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जितनी की एक लोकल ट्रेडर के पास हो सकती है, क्योंकि लोकल ट्रेडर 10 किसानों से खरीद के अपने पास कैपेसिटी जो है वो बना लेगा। और इतनी बड़ी कैपेसिटी अगर किसी बड़े मतलब बल्क बायर को चाहिए होगी तो ये लोकल ट्रेडर प्रोवाइड करा सकेगा। तो इसलिए कि जो लोकल मंडी या लोकल मार्केट लेवल पर डायरेक्टली जो ट्रेडर के साथ जो है वो डील कर सकते हैं, बल्क बायर्स वगैरह, या फिर कई केसेस में डायरेक्टली किसानों के साथ भी डील कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं ई नाम के, जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और अभी काफी सारे यानी कि 1.69 करोड़ किसान या उससे ज्यादा किसान जो है वो इससे जुड़ चुके हैं। और व्यापारियों की बात करें, ट्रेडर्स वगैरह की बात करें, 1.55 लाख ट्रेडर्स इससे जुड़ चुके हैं ई नाम पोर्टल से, ई नाम प्लेटफॉर्म के अंदर, राइट। तो ये चीज है गाइज जिसकी आपको एक बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइज अब कपिला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कपिला नाम का एक कैंपेन सरकार ने लॉन्च किया है। कपिला का फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो इसका फुल फॉर्म है, तो नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है, क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जैसे कि मैं हूं, मैंने अगर कोई एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, कोई एक डिवाइस बनाई इनोवेटिव, जो कि मेरे अलावा अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई है, तो वो क्या है, मेरा इनोवेशन है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना, ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसी डिवाइस को रजिस्टर कराना जो कि मैंने इनोवेट करी है, जिससे कि कोई और मेरे इनोवेशन को चुरा ना सके, तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, मेरी प्रॉपर्टी जो कोई चुरा ना सके। तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस और लिटरेसी यानी कि उसके बारे में जानकारी देने का ये कलाम प्रोग्राम हम लोग को कपिला देखने को मिलता है, ठीक है। कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। क्लियर है आपको यहां तक बातें। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी और पेटेंट अवेयरनेस के बारे में जानकारी देना, राइट, अवेयरनेस क्रिएट करना। पेटेंट वगैरह जो होते हैं ना, जैसे दवाइयों का पेटेंट होता है, हम लोग को दवाइयों का पेटेंट देखने को मिलता है, और डिजाइन का पेटेंट देखने को मिलता है। कॉपीराइट जो होता है म्यूजिक की फील्ड में, डॉक्यूमेंटेशन की फील्ड में जो कॉपीराइट होता है कि आप किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते, अगर करोगे तो सख्त कार्रवाई हो सकती है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ऑब्जेक्टिव यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके पेपर 3 के अंदर भी शामिल है। पेपर 3 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको पढ़ना है जनरल स्टडीज के अंदर। उसमें काफी सारी चीज होती है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है ना। इसके अलावा बताया जा रहा है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अवेयरनेस क्रिएट करना, फोकस करना कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर जो फैकल्टीज होती हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने इनोवेशन को जो है वो रजिस्टर करा सकें, प्रोटेक्शन उसको दे सकें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू, राइट। और क्रेडिट कोर्सेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड डेवलप करना, और ट्रेनिंग प्रोग्राम आईपीआर से रिलेटेड लेकर आना। तो ये है कपिला कैंपेन। तो इसके बारे में आप लोग को जनरल जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। गाइज आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिवार पहचान पत्र स्कीम जो है वो किस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, याद रखिएगा। परिवार पहचान पत्र स्कीम ये एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड स्कीम है। कोई भी फैमिली जो हरियाणा रेसिडेंशियल एड्रेस पर हम लोग को देखने को मिलती है, वो इस स्कीम के लिए एनरोल करा सकती है, यानी कि हरियाणा के रेसिडेंट इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली आईडी है या परिवार पहचान पत्र इसको कहा जा रहा है, 8 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आईडी होगी है, और ये उन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो हरियाणा के रेसिडेंट है, जैसा मैंने भी आपको बताया। और रजिस्ट्रेशन आईडी जो है ये प्रोवाइड की जाएगी उन लोगों को जो हरियाणा में रह रहे हैं, बट उनके पास कंप्लीट रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो उनको ये रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड की जाएगी। और अभी तक 110 से ज़्यादा सर्विसेज और स्कीम्स जो है वो सिटीजन्स को डिलीवर की जाती हैं सरल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जिसको पीपीपी स्कीम के साथ लिंक किया जा रहा है। तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हरियाणा के बारे में आपसे मेनली सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये स्कीम जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट की है, तो हरियाणा आप ध्यान में रखना। परिवार पहचान पत्र स्कीम, राइट, फैमिली आईडी स्कीम ये हम लोग को देखने को मिल रही है। क्लियर है।